हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं एंड रियलिस्टिक से हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बायोलॉजी के लिए चैप्टर भी है। इसमें हमारे इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे हम फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यहाँ पे आता है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन को प्यारे तरीके से कवर करने वाले हैं। एंड थर्ड हमारी चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे हम काफ़ी सारे बीमारियों के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस एक लेक्चर में हम पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे सारे यूनिट को कवर करेंगे। हम सोचेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, बट हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस यूनिट के। ठीक है, ये जो आपको डिटेल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट या फिर जो भी हैं हमारे जूलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट के, जो ये आपके इनकी यूनिट है, इनका क्या कहाँ है, कहाँ रहते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे अलग सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को, मैं सोच रही हूँ पोमोडोरो लगाते हैं। पोमोडोरो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके लिए हम टाइमर लगाते हैं। ठीक है, टाइमर लगा के उतने ही मिनट्स में या घंटे में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले थे। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 40 to 50 मिनट्स। ठीक है, इस चैप्टर के लिए हम 40 to 50 मिनट्स ले रहे हैं कि इतने मिनट्स में हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो पाए। हो सकता है आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हम इतने मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर वी नॉट लकी? ठीक है, हम बहुत लकी नहीं हैं ये जान के कि प्लांट जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ा है। ऐसा लकी तो नहीं हो ना आपकी पहली बार जान रहे हो कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी करते हैं। आपको भी पता है प्लांट भी एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, बस उसको ये होता है कि ब्रेन या कोई अदर ऑर्गन नहीं है जो कि वो दर्द या फिर कोई फीलिंग्स को समझ पाए, लेकिन गैंग्लिया वगैरह नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी तरह ये सांस लेता है, हमारी तरह ये खाना तैयार करता है। बाय द वे, हम खाना तैयार नहीं करते, हम किसी पे डिपेंड होते हैं। ये खुद ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड ये खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखो, द myriads of a flower that we enjoy, gazing at the scents and the perfume that we swoon over, the rich color that attract us, are all there as an aid to a sexual reproduction. यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिएट, मेरिएट का मतलब होता है कि काउंटलेस, हमें नहीं पता कितने सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास। इसका मतलब है काउंटलेस फ्लावर हमने क्या है, हमने देखे हैं, काउंटलेस फ्लावर हमने फील किए हैं, हमने इंजॉय किया है, एज ए सेंट यूज़ किया है, परफ्यूम की तरह यूज़ किया है, हमने उसको तोड़ा है, बहुत सारे, ठीक है, गेज किए हैं, एंड हम सूंघते भी हैं। ठीक है, परफ्यूम एंड सेंट के रूप में। रिच कलर मतलब बहुत सारे, रिच मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे मतलब इतने सारे इसके कलर्स होते हैं, एंड इस जो कि हमें अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एड होते हैं, यानी ये होना ज़रूरी होता है, या बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए होता है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस। अब ऐसा नहीं है कि फ्लावर हमारे लिए ही एग्जिस्ट करता है। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हम काम करते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा होता है, हमें उसके पैसे मिलते हैं। हम काम इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का भला हो जाए। हम मान लो कोई फैक्ट्री में वर्क करने जा रहे हैं, तो हम फ्री में काम नहीं करते, हम उसके बदले पैसे लेते हैं। इन द सेंस कि हम काम तभी करते हैं जब उसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो फ्लावर भी ऐसा नहीं है कि इतने सारे फूल, कलरफुल चीज़ें एंड स्वांस करने के लिए इसके पास सेंट है, परफ्यूम है, सुंदर सुंदर कलर्स ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, इनके खुद के लिए भी है। ठीक है,
फॉर अस टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस, क्योंकि ये खुद के लिए भी कुछ तो करेंगे ना। इसीलिए कहा जाता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आप देखते हो, डाइवर्स मतलब बहुत डिफरेंट। अब देखो एक गार्डन है, ऑफ कोर्स कुछ में रोज़ होंगे, कुछ में मैरीगोल्ड होंगे, कुछ में लोटस होंगे पॉन्ड्स में, एंड मतलब देखो होता है डाइवर्स, मतलब इतनी सारे डाइवर्स लेवल में फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ के मतलब इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है वही जहाँ से फूल आता है। फ्लावर देखते हैं, फ्लोरल पार्ट्स देखते हैं, एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किस लिए, किस वजह से इतने मतलब प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इसीलिए क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना होता है। लास्ट में आप देखते हो फ्रूट एंड सीड्स। इस चैप्टर में देखो हम इससे के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लावर के मार्फो यानी बाहर के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं, एंड किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। आई विल टीच नाउ दिस, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जिस भी प्लांट पे आपको फ्लावर्स होते हैं ना, उनको हम क्या एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जिस भी फ्लावर पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावर एक फैसिनेशन ऑर्गन होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म इट्स मीन यही कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, मोस्टली देखो प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था लास्ट में, बहुत कम ही दिया था क्योंकि एनसीईआरटी से एंजियोस्पर्म काट दिया गया। तो क्लास 12 में पूरा एंजियोस्पर्म का एक स्पेसिफिक चैप्टर है, दैट्स वाई हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा था, लेकिन लास्ट में बहुत कम पॉइंट्स दिए गए थे। तो एंजियोस्पर्म में वही होता है कि फ्लावर्स आ जाते हैं, एंड ये सीडेड प्लांट होते हैं, मतलब इनके पास सीड भी होता है, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म, इससे पहले वाले मैंने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड सीड होते हैं, मतलब सीड होते हैं लाइक एकदम नहीं हमें अपने दिखाई नहीं देते, तो वो नेकेड सीड का मतलब होता है फ्रूट तो होता है लेकिन उसके अंदर सीड नहीं होता। ये हमारे पास सीडेड प्लांट होते हैं। एंड एंजियोस्पर्म इकलौता होता है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सॉरी इकलौता नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन इसमें फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर जहाँ शो करते हैं, अब देखो तुम चलते जा रहे हो रास्ते में बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे, कुछ में होते हैं फ्लावर्स होते हैं, कुछ में फ्लावर्स नहीं होते हैं। अब जो इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जिसमें फ्लावर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उनको नॉन एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। देखो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि फ्लावर किस तरीके से एक फैसिनेटिंग मतलब इतना अट्रैक्टिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन। देखो मेनली क्या है, हम इस चैप्टर में 3 ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन नाम से ही आप समझ सकते हो, प्री का मतलब होता है पहले, एंड फर्टिलाइजेशन का वही मतलब होता है कि जब दो गैमेट फ्यूज़ करते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे एंड एवेंट्स देखेंगे, ठीक है। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब वही फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम पोस्ट मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से ये साइकिल चलता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इसके इवेंट्स देखेंगे, फिर लास्ट में एक टॉपिक बचेगा एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रायोनी। इसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फ्लावर एक फैसिनेटिंग का मतलब होता है काफ़ी अट्रैक्टिंग पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव हैड देखो ईजिली ये तुम भी रीड करोगे तो ऑफकोर्स समझ में आ जाना है कि एक ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही मतलब इंटीमेट, बहुत ही घुला मिला सा रिलेशनशिप होता है फ्लावर्स के साथ, क्योंकि बहुत इमेमोरियल मतलब कि हाँ पता नहीं कब से ये चला रहे कि हम फ्लावर का यूज़ करते हैं एज अ कल्चरल, ऑर्नामेंटल, सोशली, रिलीजियसली, एस्थेटिकली। हम बहुत पता नहीं हम जब से पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, तो उसके पहले बहुत पहले से इमेमोरियल हमें याद भी नहीं है कि फ्लावर को हम कितने सालों से इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। तुमने घर पे देखा होगा, पूजा के लिए देखा होगा, किसी को लव के लिए, अफेक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए देखा होगा, पूजा वगैरह के लिए देखा, मतलब हर चीज़ के लिए तुमने देखा है फ्लावर का यूज़ कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। अब तुम इसको अपने से कर लेना
कि किसी 5 ऐसे फ्लावर्स का नाम लिख देना जो कि कॉमनली क्या करा जाता है, ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं, बाय द वे वो लिस्ट 5 फ्लावर ऑर्नामेंटल मेरे कमेंट पे आप बता देना, ठीक है। चलो आ जाओ, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम देखो एक लेक्चर अलग से बनाएंगे सारे डायग्राम का, लेकिन हम इसमें डायग्राम को भी कवर करने वाले हैं। मतलब ये वन शॉट होने वाला है, लेकिन प्योर डिटेल वन शॉट होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं क्या है। मान लो एक फ्लावर है, ठीक है। अगर मैं अपने तरफ से फ्लावर बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाने वाली हूँ। गाइस मैं इस तरीके से फ्लावर का एक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। अब देखो जिसको समझ में आ रहा है वो भाई एकदम मस्त पढ़ाई करो, जिसको नहीं आ रहा है जाओ खेलो घूमो। देखो ठीक है, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, गैस मैं अपने से लिखवाऊँ या इन्हीं सब में दिखा दूँ? अपने से लिखवाती हूँ। इट्स अ एंथर। व्हाट इज़ दिस? एंथर। ये जो आप पिंक कलर से देख रहे हो ना, ये हमारे पास आ जाता है पेटल्स। ये देखो पेटल्स, ये ओवरी, ठीक है। ये थैलमस है, क्या है? थैलमस, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं पेटल्स, सॉरी सेपल्स, ठीक है। ये लास्ट हमारा बचता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, एंड इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। समझ में आई बात? अब आओ एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। ये क्या है? एंथर। क्या है ये जो आप देख रहे हो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन देखो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो ये हमारा जो डबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको एंथर कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपको लाइन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। पर नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। समझ में आई बात? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंथर, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये मेल का स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम पूरा इसको मिला करके क्या कह सकते हैं? स्टेमेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेमेन कह सकते हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात करें, अब प्योरली तुम इसको देखो, ये डायग्राम देखना, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टिग्मा। ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ मैंने ब्लैक किया है, इट्स अ स्टाइल। स्टाइल दिखा के खड़ी है बेचारी। ये बल्ब्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये हमारे पास आ जाता है ओवरी, ठीक है। अब देखो तुम पिंक वाला देखो, जो तुम पंखुड़ी देखते हो, पंखुड़ियों को ही हम पेटल्स कहते हैं। पंखुड़ियों को ही हम पेटल्स कहते हैं। एंड ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, कभी कभी देखोगे फ्लावर के किनारे से कुछ निकला रहता है, ऐसे दो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। सेपल्स को ही हम कैरोला भी कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, एंड हम पेटल्स को ही करोला कहते हैं। ये थोड़ा सा गाइस डीप में जा रहे हैं, या बोल सकते हो इसका स्पेसिफिकली साइंटिफिक नेम है जहाँ पे हम बायो में पढ़ने वाले हैं। ये रहा हमारा बायो का डायग्राम, ठीक है। मैंने अपने तरीके से भी समझा दिया,
एंड अब तुम एक बार देख लो यहाँ पे भी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, जहाँ पे ये स्पेस जहाँ पे आकर के अंदर लाई करेगा उसको स्टिग्मा कहते हैं। ये डंडी वाली स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये बर्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये देख लिया फीमेल का स्ट्रक्चर। अब मेल का देखो, ये बॉल स्ट्रक्चर देख रहे हो, दो तुमको दिखाई दे रहा है ये और ये, इसको हम कहते हैं एंथर। ये जो आपको डंडी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसको कहते हैं फिलामेंट। समझ में आई बात? ये तुम्हारा मेल का स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी तुमने पढ़ लिया। अब देखो ये जो फ्लावर तुम्हें दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इसको हम पेटल्स कहते हैं। एंड ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम सेपल्स कहते हैं। ये जिस पे लाई करता है ये जगह, इसको हम थैलेमस कहते हैं। तो ये प्योर डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसी भी फ्लावर का, तो इसको तुम लोग इम्पॉर्टेंट पे रख लेना कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसा डायग्राम है, ठीक है। अब देखो गाइस वापस, ओके, मैं वही सोच रही थी कि इसको सेव करके रखूँगी जिसकी वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो मैं डायग्राम आपको दे सकूँ, ठीक है। चलो आओ, ये देखो ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, पढ़ना हो तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखो टाइम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। जितना तुम खुद से पढ़ोगे उतना तुम्हें अच्छे से आएगा। बस हम पढ़ा देते हैं कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तुम लेक्चर देख के कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्ट्रक्चर। देखो हम तीन ही चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्री, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट को क्या कहते हैं। फिर पढ़ोगे तुम फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं। फिर पढ़ोगे तुम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तुम इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। क्या लिखा है, much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower taken place, several hormone structure changes initiated related to differentiation and furthermore develop of the floral primordium। देखो ठीक है, मैं रियल लाइफ से बताती हूँ तुमको। मान लो कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी नई नई शादी हुई है। अब ऐसा हुआ कि उनको 2 साल हो गए, ठीक है, लेकिन उनको बेबी चाहिए। अब उन्होंने प्लान किया कि अब बेबी करते हैं, लेकिन उन 2 सालों में उन्होंने प्लानिंग तो 1 साल पहले ही कर ली थी, चलो अब बेबी प्लान करते हैं। लेकिन 1 साल पहले ही उस प्लानिंग में उन्होंने उस 1 साल तक उन्होंने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए, काफ़ी खुद को स्टेबल बनाया, खुद को प्रिपेयर किया कि हम बच्चे के लिए रेडी हैं या नहीं। उसी तरीके से प्लांट भी ऐसा करते हैं। एक्चुअल फ्लावर देखने से पहले जो प्लांट होता है खुद को प्रिपेयर करता है कि मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं, मतलब अपने अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस लेके आता है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली चेंज करता है, इनिशिएट करता है, तब जाके वो प्रिपेयर हो जाता है कि अब मैं रेडी हूँ कि फ्लावर बनाया जाए। वही लिखा हुआ है कि एक्चुअल फ्लावर हमें जो दिखाई देते हैं ना, उसका डिसीजन वो लोग काफ़ी समय पहले ही ले लिए होते हैं कि अब हमें फ्लावर को बनाना शुरू कर देना चाहिए। तभी तो काफ़ी चीज़ें वो प्रिपेयर कर पाएंगे, तब जा कर के हमारा फ्लावर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस मतलब वो फ्लावर का वो पार्ट जहाँ से फ्लावर निकलता है, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे बर्ड्स आते हैं एंड आफ्टर बर्ड के हम देखते हैं कि उस बर्ड के बाद हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या लिखा है, फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है एंड फीमेल पार्ट भी होता है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं एनिमल्स या प्लांट में हो सकता है जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो महा इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है एंड्रोसियम एंड दूसरा लाइन गाइनोसियम, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो तुम पढ़ोगे, देखो जो मेल पार्ट है वो है हमारे पास स्टेमेन एंड जो गाइनोसियम है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है।
इतनी चीज़ समझ लो कि जो मेल पार्ट है स्टेमेन, उसके पूरे पार्ट को मिला करके हम उसको एंड्रोसियम कहते हैं। और फीमेल पार्ट है, ठीक है, ओवरी या फिर पूरा पार्ट जो है कैलिक्स या करोला, ठीक है, सॉरी वो तो नॉन एसेंशियल वॉल्स हो गए। जो पूरा पार्ट है कार्पल्स या पिस्टल, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं और उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या क्या क्लियर हो गया, मैं एक बार समराइज़ कर दूँ कि अगर हम बात करें इसेंशियल वॉल की, क्या बात करूँ, इसेंशियल वॉल की, तो इसेंशियल में हमारे दो चीज़ें आ जाते हैं। पहला एंड्रोसियम, दूसरा गाइनोईसियम। अब एंड्रोसियम का मतलब होता है मेल पार्ट, यानी कि हम इससे डिनोट कर देते हैं, एंड गाइनोसियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कि हम इससे डिनोट कर देते हैं। ये हो गए इसेंशियल वॉल्स हमारे। अब हम बात करें अगर नॉन इसेंशियल वॉल की, नॉन इसेंशियल वॉर्ल की, वॉर्ल मतलब पार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वॉल, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल वॉल में भी दो चीज़ें आती हैं। पहली हमारे पास आ जाते हैं कैलेक्स, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं करोला। जो कैलेक्स है ना, कैलेक्स ये होता है सेपल्स एंड करोला इज अ पेटल्स, ठीक है। ये नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों को तुम अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, हम स्टेमेन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको हम माइक्रो से डिनोट करते हैं, किससे, माइक्रो से। एंड अगर फीमेल की बात करें तो उसको हम मेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ गए गाइज। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, फिगर 1.2a आपको दिखाई देगा कि हमारे पार्ट, हमारे जो टिपिकल स्टेमेन होता है, स्टेमेन मतलब तो समझ ही गए होगे ना, मेल का पार्ट बता रहे हैं, तो स्टेमेन क्या है, टिपिकल जो स्टेमेन है ना, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये इसके पास पहली दो पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जिस तरीके से हमने इसको देखा था, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बाय द वे यहाँ पे मेंशन ही हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको ही हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये देखो लॉन्ग दिखाई दे रहा है, काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्ग स्टॉक एंड हमारे पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, स्लेंडर, स्लेंडर दिख रहे हो, ये शेप आपको अगर जूम करके दिखाऊँ तो स्लेंडर शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, हाँ यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कुछ सिलेंड्रिकल ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है, समझ तो गए होगे। ये हमारा पहला पार्ट है फिलामेंट। दूसरा जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो एंथर देखोगे। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंथर है, ठीक है। एंथर बाय लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक लोब रहता है, दूसरा ये लोब रहता है। इसमें ही अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। तो गाइस ये छोटा बड़ा नहीं होता, सेम साइज के होते हैं, ठीक है, ऐसा। इसमें ही 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं, अंदर होमोजीनियस सेल्स होते हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के पॉलन सैक बनाता है। यही स्ट्रक्चर जो हमारे पास है पॉलन ग्रेन का है, ठीक है। देखो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर एंथर देख रहे हो, टर्मिनली देखो, टर्मिनल फेस पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जनरली बाय लोब स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके पास 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, बाय मतलब 2 एंड लोब मतलब लोब, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड पे आप देखोगे, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है, जो ये आप प्रॉक्सिमल नीचे का एंड देखोगे ना, ये थैलेमस से जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल एंड है, कौन सा एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है। एंड ऊपर का जो ये एंड आप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये डिजिटल एंड है, डिजिटल एंड,
ये जो डिस्टल एंड होता है ना वो एंथर से कनेक्ट होता है फिलामेंट का, और जो प्रॉक्सिमल एंड जो रहता है ना वो थैलेमस से कनेक्ट होता है। तो वही लिखा है कि प्रॉक्सिमल एंड जो रहता है फिलामेंट का वो अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से, ठीक है। अब देखो ये लाइन जो है आने के चांसेस होते हैं किसमें, असर्सन रीजन में, कि जो नंबर एंड लेंथ जो होते हैं स्टेमन के वो हर एक स्पीसीज़, जो अलग अलग प्लांट के स्पीसीज़ होते हैं हर में अलग अलग होते हैं। तो ये मैं मेंशन कर रही हूँ ए एन आर। देखो जहाँ मैं ए आर लिखूँगी इसका मतलब है असर्सन रीजन में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन, मतलब इस पूरे जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है पर इसके नंबर हर एक अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होती है, ठीक है। अब अभी देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो वही दिखाई देगा कि आप अलग अलग प्लांट के स्ट्रक्चर को कट करोगे एंड एंथर देखोगे तो हर का अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करें टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर की, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो पहला है ये बाइलोब्ड होता है, 2 थीकाज होते हैं इसलिए हम इसको डायथीकस कहते हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ठीक है, जो दोनों थीका को अलग अलग करता है। साथ में इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, हर लोब में 2 होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलने के बाद पॉलिन सैक बनाता है एंड हमारे आगे चलने के बाद माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं वो पॉलिन ग्रेन बनाता है। अब देखो मैं इसको बहुत प्यारे तरीके से वापस से समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टिपिकली जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है इसके पास 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो लोब होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। अभी ये डायथीकस है, थीकाज में डिवाइडेड होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इसी को हम थीका कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये थीका 1 एंड ये थीका 2, ठीक है। समझ में आई बात। ये 2 थीका होते हैं इसलिए हम इसको 2 थीका कहते हैं। अब इसी थीका को डिवाइड, अब देखो डायथीकस दिख रहा है, डायथीकस मतलब एक, ये दिखाई दिया एंड मतलब एक लोब में 2 थीका होते हैं। क्या लिखा है, ईच लोब में 2 थीका, इसीलिए हम इसको डायथीकस कहते हैं। इसमें 2 थीका दिखाई, गाइस सॉरी, इसमें देखो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है। एक थीका ये रहता है, दूसरा थीका ये रहता है, पहला ये दूसरा, मतलब एक ये 2 लोब दिखाई दे रहा है। डिफ्रेंशिएट किया मैंने, एक लोब में 2 थीका, इसीलिए हम इसको डायथीकस कहते हैं। अब इन दोनों थीका को डिवाइड करने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रूव, इस ग्रूव को हम डीप ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं सॉरी एवरीवन, इस थीका को हम डीप ग्रूव कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, ये देखो ये हमारे पास पूरा एंथर का डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे 2 वो होते हैं थीका, 2 थीका इन द सेंस कि 2 स्ट्रक्चर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 थीका, ठीक है, डायथीकस। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए ये जो ग्रूव बना है इसी ग्रूव को हम डीप ग्रूव कहते हैं। देखो इसी में मैं सब पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से एक बार रीड कर लेंगे। इसको डीप ग्रूव कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। थीका पढ़ लिया, ग्रुप देख लिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तुम्हारा ग्रुप दिखाई देता है, इसको हम डीप ग्रूव कहते हैं। देखो ये इस एंथर के अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट दें, मतलब ऊपर से अगर हम देखें, ऐसा देखो ये दिखता तो इस तरीके से है, लेकिन हम इसको इस तरीके से काटते हैं, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में, तो हमें दिखाई देता है कि इस एंथर के 4 लोब हैं, 1 2 3 4 लोब है। इसका मतलब इसके 4 साइड हैं और 4 साइड है, इसलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं।
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आई बात? क्यों हम कहते हैं टेट्रागोनल? क्योंकि इसके पास 4 साइडेड होते हैं, 4 साइड होते हैं। ये भी समझ लिया। अब देखो हर एक साइड में, ये तुम्हारा एक साइड दिख रहा है, एक साइड में देखते हो तुम, ये माइक्रोस्पोरेंजिया बना हुआ है। क्या है? एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो हर एक साइड में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्योंकि एक साइड ये, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तो 4 साइड में हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 साइड में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं। लेकिन लोब की बात करें तो एक लोब, ये देख रहे हो एक लोब, गाइस हम लोब इस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक लोब में 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम ये समझो कि हमारे पास 4 साइड होते हैं, इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर में हमारे पास जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये होते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं और ये बन जाते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया डिवाइड करके आगे पॉलन सैक बन जाते हैं। कब बन जाते हैं गाइस? जब इसके अंदर का माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में। जब ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है तभी हम क्या कहते हैं कि ये जो जिसमें बंद है डिब्बा में, उसको पॉलन सैक कह देते हैं। देखो याद करने का सिंपल सा आइडिया है कि जब माइक्रोस्पोर था, गाइस एक सेकेंड, वर्क नहीं कर रही स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है, आई डोंट नो वाई, बट देखो जब यहाँ पे अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, काफ़ी प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। पहला देखो, जब हमारे अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, हम पूरे जिस डिब्बे में बंद होता है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर पॉलन ग्रेन आ जाता है, डब्बे में हम इसको बंद कर देते हैं, मतलब इसी डब्बे को हम अब पॉलन सैक कहने लगते हैं। ये सेम है गाइस, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस जब पॉलन ग्रेन बन गया यही, तो ये पॉलन सैक बन गया। ठीक है, ये भी तुमने पढ़ लिया था। अब देखो क्या लिखा है, इसी को पूरा पढ़ा देती हूँ। देखो टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। डायथीकस होता है क्योंकि हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में कट करते हो तो हमारा डीप ग्रूव कहलाता है, 2 थीका को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो जो बाइलोब नेचर होता है एंजियोस्पर्म का, अगर हम इसको कट करते हैं तो सर्कुलर नेचर में दिखाई देता है, एंड उसको हम ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं तो हमें दिखाई देता है 4 साइड, इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो लोकेटेड होते हैं हर लोब में 2। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जैसे ही डेवलप्ड होते हैं उनको हम पॉलन सैक कहने लगते हैं। ठीक है, इनका जो लेंथ होता है लॉन्गिट्यूडनली लेंथ जो रहता है एंथर का, वो पैक मतलब अंदर ही क्या रहता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है बाद में, जैसे मेच्योर एंड डेसेंट होता है तो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लो माइक्रोस्पोरेंजिया का। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देख लो। ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम कट करते हैं, गाइस हम सिंपली डायग्राम से पढ़ लेते हैं। हम जब ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं किसी भी एंथर का, ये देख रहे हो ट्रांसफर सेक्शन, इस एंथर में आप देखते हो कि हमारे पास 4 वॉल दिखाई देते हैं। पहला वॉल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये वाला बाहर वाला। ठीक है, 4 वॉल देख रहे हो, देखो इस तरीके से, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 वॉल देख रहे हो। इस वॉल को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये देखो, पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम, तीसरा मिडल लेयर एंड चौथा टैपेटम की लेयर। इसके अंदर पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। लेकिन वॉल की बात करें तो ये 4 वॉल, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इसी मैनर में ये वॉल सेपरेट होते हैं। पहला सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, दूसरा थोड़ी सी अंदर की लेयर एंडोथीशियम, तीसरा एकदम अंदर ये वाली लेयर क्या कहलाती है, मिडल लेयर।
ठीक है। अंदर वाली लेयर जो ये आपको वॉल दिखाई दे रही इसको क्या कहते हैं, टापेटम की लेयर। 4 वॉल देखा। अब देखो ये जो ऊपर के 3 वॉल दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। मेरे वर्ड्स पे जाओ, ऊपर के जो 3 वॉल दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ये 3 वॉल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वनली प्रोटेक्शन में। एंड ये लास्ट वाली लेयर जो दिखाई दे रही है टापेटम की, वो न्यूट्रिएंट लेयर होती है जो कि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिशनल लेयर होती है ये, ठीक है, समझ गए। 3 होती है कौन सी, प्रोटेक्शन के लिए, चौथी क्या होती है, न्यूट्रिशन लेयर होती है। अब देखो जो लास्ट की लेयर है टापेटम की लेयर है ना, उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इस लेयर को पॉलीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत सारे साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है भाई, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट तो इसमें ज़्यादा ही होना चाहिए। अब न्यूक्लियस क्यों ज़्यादा होता है एंड ये बायोन्यूक्लिएट कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, इसके लिए यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ मल्टी न्यूक्लियड होते हैं। अब देखो एंथर के अंदर आप देखोगे तो इस पॉलिंग ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल, एक सेकेंड, टापेटम के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है तुमको, इसको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं, धब्बा धब्बा में बना रही हूँ, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं ना, ये आगे चलने के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके सेंटर में ही बहुत सारे होमोजीनियस या स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं जो आगे चल करके क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहते हैं। इन लाइन को हमने पढ़ लिया, आओ एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जो अंदर की लेयर है, इस स्ट्रक्चर को आप ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हो तो हमें दिखाई देता है कि ये स्ट्रक्चरल कैसा दिखाई देता है, एक सर्कुलर आउटलाइन में दिखाई देता है, ठीक है। इट जनरली अ 4 वॉल, इसके पास 4 वॉल होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है एपिडर्मिस, सॉरी गाइस, पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेशियम, तीसरा मिडल लेयर एंड चौथा टैपेटम के लेयर। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम की लेयर, ऐसे याद करो। जो ऊपर की 3 वॉल होती हैं, ठीक है, क्या लिखा है, द आउटर 3 वॉल जो रहती हैं इनका फंक्शन ये रहता है कि ये प्रोटेक्शन करवाती हैं, लेकिन जो अंदर की जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली, वो क्या करती है, नरिश करवाती है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। जो अब देखो टैपेटम की जो सेल होती है इनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है एंड जनरली ये बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। व्हेन एंथर इज़ यंग, जैसे ही एंथर यंग होता है तो इसके अंदर, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होमोजेनस सेल्स होते हैं, मिल करके स्पोरोजेनस टिश्यूज़ बनाते हैं एंड ये कहाँ ऑक्यूपाई होते हैं, सेंटर में ऑक्यूपाई होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके सेंटर में बहुत सारे होमोजेनस सेल्स होते हैं, ये जुड़ करके होमोजेनस टिश्यूज़ बना लेते हैं जिसको स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कहा जाता है। यही आगे चल के फॉर्मेशन करते हैं पॉलन ग्रेन का, ठीक है। अब देखो कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे पॉलन सैक बनता है, पॉलन माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। फ़िलहाल टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है 38 मिनट्स। गाइज हमने 40 to 50 मिनट लिखे, लेकिन बहुत मतलब लाइक थोड़ा लंबा चैप्टर है एंड इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो मिनिमम 2 घंटे लग सकते हैं, बट प्लीज़ दिल थाम के बैठे रहो क्योंकि फ़ायदा इसमें तुम्हारा ही है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है किस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे एंथर डेवलप्ड होता जाएगा, जो अंदर के ये जो सेल मैंने तुमको दिखाए थे, माइक्रोस्पोर के जो अंदर के होमोजीनियस सेल्स होते हैं या स्पोरोजेनेट टिश्यूज़ होते हैं, वो मियोसिस डिवीज़न करते हैं एंड माइक्रोस्पोर बना लेते हैं। मतलब यही क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं एंड क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर्स बना लेते हैं। अब प्लॉइडी लेवल देख लो इन टेट्राड्स की, टेट्राड्स मतलब समझ रहे हो, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स की, मैंने क्या बताया,
माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मान लो कि ये हमारा एक स्पोरोजेनिक टिश्यूज़ अंदर प्रेजेंट है, हमने एक बताया, 1 से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं कि टेट्राड्स। एंड इसी टेट्राड की प्लॉइडी पूछी जा रही है कि इस टेट्राड्स की आखिर प्लॉइडी क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसी टेट्राड की प्लॉइडी ये है, ये तो देख रहे हो MMC है, स्पोरोजेनिक टिश्यूज़, वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। अब इसकी प्लॉइडी यही है, पहले तो ये देखो N था, सॉरी 2N था, N अब क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, N बन गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे क्यों ये 2N से N हो गया, क्योंकि मियोसिस हुई है। मियोसिस में क्या होता है, सेल जो रहती है उसके न्यूक्लियस हाफ डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। आइए आगे पढ़ते हैं। डायग्राम तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ही लिया है, ठीक है, वही चीज़ है। ये देखो अंदर पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है, ये हमारी वॉल है। जब ये डेसेंस होती है तो पॉलन ग्रेन बाहर चले जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, तुम्हें एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो हमारी मिडल लेयर दिखाई देती है ना, ये वाली हमारी जो मिडल लेयर ये दिखाई दे रही है ना, एक मिनट गाइस, थोड़ी स्क्रीन थोड़ी पगला गई है। ये जो मिडल लेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या करते हैं, ये डी जनरेट हो जाती है। डी जनरेट कब डी जनरेट होती है गाइस, मैचुरेशन के बाद। जब वॉल डी जनरेट हो जाती है मैचुरेशन के बाद, यानी आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी जो मिडल लेयर होती है वो डी जनरेट हो जाती है। बस यही बताना था तुमको गाइस, याद रखना, MCQ में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा है, जैसे जैसे देखोगे आप, जो स्पोरोजेनिक टिश्यूज़ होती हैं, हर एक सेल जो रहती है कैपेबल होती है कि अपना एक माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, मान लो कि ये हमारा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं। अब ये जो आपको एक सेल दिखाई दे रही है ना, ये कैपेबल है कि अपना 4 माइक्रोस्पोर आराम से बना सकती है। ये दूसरी वाली कैपेबल होती है कि अपना ये खुद का 4 माइक्रोस्पोर्स आराम से बना सकती है। ये तीसरी सेल कैपेबल होती है कि अपना 4 माइक्रोस्पोर आराम से बना सकती है। यही बोल रहा है कि हर एक स्पोरोजेनस जो टिश्यूज़ होती हैं ये कैपेबल होती हैं कि अपना जो सेल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स वो बना सकती है। हर एक पॉलन मदर सेल्स के पास कैपेसिटी होती है। अब देखो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा है, हर एक पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट लाइन तो यही है गाइस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये ना गाइस एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ाने निकलती हूँ तभी ये सब देखो सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आनी होती हैं, इससे पहले तो नहीं दिखाई देती ऐसी प्रॉब्लम। चलो हो तो गया कम से कम। क्या लिखा है, ये जो दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि इन्हीं माइक्रोस्पोर से, सॉरी माइक्रोस्पोर, यही स्पोरोजेनिक टिश्यूज़ जो रहते हैं पहले तो पॉलन मदर सेल्स बनाते हैं, एंड पॉलन मदर सेल्स या मदर सेल्स जो रहती हैं, ठीक है सॉरी गाइस, यही पॉलन मदर सेल आगे चल के क्या करती हैं, मियोसिस डिवीज़न करके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। यही है ना, ये जो आपको 4 टेट्राड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 पूरे टेट्राड्स, इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स कहते हैं, टेट्राड्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड। देखो जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल जो रहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कहलाते हैं। इनको अलग करने के लिए एक हार्मोन रिक्वायर होता है या एंजाइम, जिसको कि हम कैलोज एंजाइम कहते हैं। कैलोज एंजाइम के थ्रू ये दोनों सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। लिखना हो तो लिख दो, कैलोज एंजाइम होता है
जो इन जुड़े हुए माइक्रोस्पोर्स के डेहिसन में हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, कैलोज एंजाइम। जब एंथर मैच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। ठीक है, इस हिसाब से हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बना सकती है। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या लिखा है, हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन होते हैं जो रिलीज़ हो जाते हैं जब जो एंथर रहता है वो मैच्योर हो जाता है। ये देखो गाइस, इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि जो पॉलन ग्रेन है वो उसको ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, बाकी ये सब एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलन ग्रेन जो रहता है उसको ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो याद कर लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन मेल गैमेट की बात करें तो जो गैमेटोफाइट है वो तो पॉलन ग्रेन है, लेकिन जो स्टेमन है सॉरी गाइस, पता नहीं कैसा है मेरा ये है मार्कर कि चल ही नहीं रहा है। चलो जाने दो। ये देखो अलग अलग टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्यू पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं इस शेप के। देख रहे हो किस किस टाइप के आपको पॉलन, मतलब शेप एंड साइज हर जगह का डिफरेंट टाइप्स के होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से आपको दिखाई दे रहे हैं कई टाइप के पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, बस ये याद कर लो कि अलग अलग वैरायटी के आर्किटेक्चर्स हमें साइज, शेप एंड कलर हर एक पॉलन ग्रेन का अलग अलग होता है। सेम ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उसके बाद तुम फटाफट से पढ़ लेना। एग्जाइन 2 लेयर्स होते हैं वॉल। ठीक है, एग्जाइन होता है, जर्म पोर्स क्या होते हैं, इंटाइन के बारे में पढ़ोगे। इनर वॉल को कहते हैं, ये आउटर वॉल होती है, ये किससे मिलके बनती है ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जेनेटिव सेल क्या होता है ये। ठीक है, इनलेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। जेनेटिव सेल जो रहते हैं, सॉरी गाइस, इसके ही साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। ये महा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ओवर 60% ऑफ में। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, आओ देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पॉलन ग्रेन जो रहते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसा कि आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका जो डायमीटर है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, इसको रट लेना। ठीक है, असर सीजन में क्वेश्चन आते हैं। प्रोमिनेंटली इसके 2 लेयर्स होते हैं, बाहर की लेयर को एक्साइन कहते हैं, अंदर की लेयर को हम यहाँ पे एंटाइन कहते हैं। जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनती है। जो अंदर की लेयर होती है सेल्लोस एंड पेक्टिन से मिलके बनती है। ठीक है, बाहर की लेयर जो रहती है जिससे मिलके बनती है स्पोरोपोलेनिन की, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इसको चाहे हम कितने भी एंजाइम से डिग्रेडेट कराने की कोशिश करें, कितने भी तेज़ धूप में ले जाएं, गर्मी में ले जाएं, बरसात में ले जाएं, एंजाइम से एसिड कराएं, एसिड से कराएं, बेस से कराएं, किसी भी चीज़ से ये डैमेज नहीं होती। क्या नहीं होती, एग्जाइन। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन से ही बनता है क्या, एग्जाइन के लेयर। ठीक है, अब पूरे पॉलन ग्रेन में जहाँ भी एग्जाइन के लेयर नहीं, मतलब स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट होता, उसको हम कहते हैं जर्म पोर।
कुछ इस तरीके से देख लो, इस तरीके से। ये जो बाहर की लेयर दिख रही हो इसको ही हम कहते हैं एक्साइन की लेयर। ये जो गैप देख रहे हो जहाँ पे जो मान लो कि हम बना रहे हैं, नहीं इतना मोटा नहीं, ये बाहर एक लेयर है जो कि बनी है किससे, स्पोरोपोलिन से, बाहर की लेयर। अब जर्म पर इसी को कहते हैं जहाँ पे अंदर देखो एक्साइन की लेयर तो होती है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। बाहर की लेयर देख लो अब, ठीक है। अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं, ठीक है। इसके पास स्पोरोपोलिन नहीं होता लेकिन सेल्यूलोज और पेक्टिन से ये सेल बनती है, ये लेयर बनती है। अब पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स की तरह भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होता कभी, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अब देखो ये जो, अब देखो क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिन होता है। अब जर्म पोर का फंक्शन याद कर लो, ये क्वेश्चन है गाइस, मैं होमवर्क दे रही हूँ तुमको। बाय द वे मैं इसका आंसर बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जर्म पोर होता है ना, ये यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड यहीं से ही क्या होता है, मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बाहर निकलते हैं। अब तुम पूछोगे मेल गैमेट कहाँ से आ गया, आगे देखो, आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो जो अंदर वाली लेयर है गाइस, हम मेल पार्ट को विद इन 9 मिनट्स कंप्लीट करेंगे। जो अंदर की वॉल होती है ना उसको इनर वॉल कहते हैं। इनर वॉल एंटाइन की लेयर होती है, ये काफ़ी थिन होती है, ये मेन पॉइंट तो भूल ही गए। अंदर की लेयर थिन होती है, बाहर की लेयर थिक होती है, बाहर की लेयर थिक होती है। थिक कहाँ दिया है गाइस, डोंट वरी, नहीं दिया है या दिया है, हमें तो याद करना है। बाहर की लेयर थिक होती है, अंदर की लेयर थिन होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, दिख रहा है ना, सॉरी बीच में गैप बन गया गाइस, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, रुकती नहीं। लेकिन बाहर की जो लेयर देख रहे हो ये बीच में स्पेस, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। अब देखो दोनों में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर रहता है। अब देखो जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो 2 सेल बना लेता है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ी होती है, जेनरेटिव सेल काफ़ी छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल का जो रेगुलर मतलब इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, लेकिन जेनरेटिव सेल के पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। अब जो जेनरेटिव सेल होता है ना, ये वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। अब मैं डायग्राम के थ्रू सबको समझा दूँ। देखो सबसे पहले ये देख लो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये देख लिया, ठीक है। ये जो आपको बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एक्साइन कह देंगे, बाहर की लेयर है। अंदर की लेयर को हम एंटाइन कह देंगे। एक छोटी सी चीज़ ये रख लेना, ओह गॉड व्हाट हैपन, मतलब जो मुझे लेयर मिटानी है वो इरेज ही नहीं हुई, जो लेयर इरेज नहीं करनी थी सब इरेज हो गई। क्या नौटंकी है एवरीवन। ये देखो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ गए होगे अभी तक तो, ठीक है। ये देखो डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रही है तुमको, ठीक है। ये जो डिसकंटिन्यूअस लेयर है इसी को हम जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। बाहर की लेयर है किससे मिलके बनती है, स्पोरोपोलिन से। अंदर की लेयर है किससे मिलके बनती है, सेलुलोज से प्लस पेक्टोज से, पेक्टिन या पेक्टोज, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। आगे चलने के बाद होता क्या है, यही जो हमारे पास पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं मैच्योर होने के बाद ये 2 सेल में कवर हो जाते हैं। जो पहली सेल होती है बाहर की कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बाहर की बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल कहलाती है, छोटी सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल कहलाती है। देखो मैं डायग्राम के साथ बता रही हूँ तो प्लीज़ अच्छे से समझना। जनरेटिव सेल कहलाती है। इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल के पास होता है और रेगुलर शेप यानी स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस जनरेटिव सेल के पास होता है। अब देख रहे हो ये तुम पूरा सेल जो होता है ये वेजिटेटिव सेल ही होता है, लेकिन जो जनरेटिव सेल होता है इसी के साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, कि काफ़ी छोटा होता है ये, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ ली। अब ये देखो
ये महा इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होता है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा जनरेटिव सेल। कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन बचे हुए जो 40% होते हैं ना, उनमें देखा जाता है कि जो जनरेटिव सेल होता है आगे चलने के बाद माइटोटिक डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है, वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यही जनरेटिव सेल आगे चल के माइटोटिक डिवीज़न करता है एंड अंदर ही अंदर ये 2 मेल गैमेट बना लेता है। तो आप बोलोगे कि दीदी आपको रेड में रेड लिखना ज़रूरी है क्या? क्या बन जाता है? मेल गैमेट बना लेते हैं। याद रखना गाइस, कितने लोग, कितने परसेंट? बचे हुए रेस्ट यानी 40%। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब देखो क्या लिखा है। एक चीज़ ये भी रट लेना कि जो डिवीज़न होता है वो असिमेट्रिकल स्पिंडल का डिवीज़न होता है। पॉलन ग्रेन अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होते हैं। काफ़ी सारे में आप देखते हो कि कुछ एलर्जी भी कर देते हैं, जैसे कि ब्रोंकिटिक इन्फेक्शन कर देते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि कोरियोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेस कर देते हैं, जैसे एस्मा, ब्रोंकिटिस, अलग अलग डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है एलर्जी हमें हो जाती है किसी से। एलर्जी देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि एलर्जी हो जाती है, पॉलन ग्रेन के थ्रू भी एलर्जी होती है। तो कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो एलर्जी कॉजिंग स्पीसीज़ होते हैं। तो जैसे कि कैसे एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पे दिया गया है पार्थेनियम ग्रास। क्या दिया गया है? पार्थेनियम ग्रास। जो पार्थेनियम कैरोट ग्रास होता है ना, ये इंडिया मतलब यूएस से इंडिया में आया था एज ए इम्पोर्टेड वीट, और आने के बाद इतना गंदा अफेक्शन फैलाया कि पूरे ग्राउंड में फैल गया एंड इससे हमें काफ़ी सारे डिजीज़ेज देखने को मिले। और भी एग्जाम्पल दो है, जैसे कि एमार्थस, कीनोपोडियम। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन हो तो आप यहाँ एक डाउट में मैं लिख देती हूँ अमेरैंथस। ओके, कलर चेंज कर दो वरना आप बोलोगे कि दिखाई नहीं देता। एमेरेंथस, एमेरेंथस। दूसरा एग्जाम्पल है कीनोपोडियम, कीनोपोडियम। ये दो और ऐसे स्पीसीज है जो कि क्या करवाते हैं, यही प्रॉब्लम कराते हैं। समझ में आई बात? अब देखो क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन भी होते हैं। अब देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदा भी करते हैं तो कुछ नुकसान भी करते हैं। तो फ़ायदा तो इसका देख लिया, अब नुकसान तो इसका देख लिया, अब फ़ायदा देखो। फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन को एज अ न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह लोग इसको लेते हैं। और वेस्टर्न कंट्री में आप ऐसा देखोगे कि बहुत सारे लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे टैबलेट के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, मार्केट्स में हमें दिखाई देते हैं। एंड कुछ ऐसे एथलीट्स भी होते हैं या रेस हॉर्सेस होते हैं जो अपने एनर्जी को इंक्रीज़ कराने के लिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं, या खा के अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं एंड रेस जीत जाते हैं। तो ये जो बी पॉलन बना था ना, वो इंग्लैंड से आया था। तो गाइस एक एनसीईआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए मैंने तुमको इतने छोटे से में भी समझा दिया कि बी पॉलन जो रहता है हमारा कहाँ से आता है, इंग्लैंड से आता है। ठीक है, देखो गाइस तुमने पढ़ लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, पढ़ने वाले हैं 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, जब आप देखते हो कि एक बार पॉलन सेड हो गया, सेड मतलब बिखर गया, तो अब पॉलन ग्रेन की स्टेबिलिटी देखो। पॉलन ग्रेन की स्टेबिलिटी का मतलब होता है पॉलन की वायबिलिटी आखिर क्या होती है। इसमें भी हाईलाइट्स कर देती हूँ मैं। पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देता है राइस एंड वीट में, आपने देखा होगा। ठीक है, एंड आपने देखा होगा रोजियास लेगुमिनेशियस सोलानेसी में कुछ मंथ तक चलता है, मेंटेन 1 मंथ। उसके बाद आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे पॉलन को रिजर्व करके रखते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, कैसे हम रखते हैं, सीड बैंक के फॉर्म में। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो पढ़ते हैं। अब देखो पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है। ये जो आपको है ना, ये पूरा पॉलन वायबिलिटी पे ही ये पूरा है हमारा, वो नहीं पूरा ही नहीं है, आगे हम सीड के वायबिलिटी भी पढ़ेंगे।
लेकिन सबसे पहले पॉलन की वायबिलिटी पढ़ो। पॉलन की वायबिलिटी का मतलब होता है वो कैपेसिटी पॉलन ग्रेन की जब तक वो मेच्योर ना हो पाए, मतलब मेच्योर होने के बाद जब तक वो कहाँ पे लैंड ना कर पाए, स्टिग्मा पे, उससे पहले जितना टाइम वो जीवित रहता है। अब हमारी वायबिलिटी पीरियड क्या है, मान लो कि हम 80 साल में जीते हैं, तो हमारा जो वायबिलिटी पीरियड होता है ना वो 80 साल का होता है। और पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड जो रहता है अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। उसको फर्टिलाइजेशन होने के पहले वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में वो एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच जाए, एंथर पे निकल के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, उससे पहले वाला टाइम पीरियड जब तक वो अपनी वायबिलिटी लूज़ ना कर दे, उस टाइम पीरियड को हम पॉलन की वायबिलिटी कहते हैं। अब देखो हर एक स्पीसीज़ में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल में देखा। और एक चीज़ और है गाइस कि पॉलन की वायबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहली किस पे, टेम्परेचर पे, दूसरी ह्यूमिडिटी पे। अब इसका एक प्यारा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे दूँ कि मान लो, देखो सुनो, ठीक है, सुनना ही मेन चीज़ है, दिमाग में आ गया तो कॉपी पे आराम से आ जाएगा। देखो टेम्परेचर पहली चीज़ है, दूसरी ह्यूमिडिटी। अब देखो मान लो हमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया और हमारा पॉलन ग्रेन सिर्फ मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे जीवित रहता है। अगर हमने बढ़ा दिया या घटा दिया तो पॉलन ग्रेन हमारा मर जाएगा। तो जिस टाइम अगर उतने पे रहा तो जीवित रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो मर जाएगा। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर देखो बढ़ा दिया हमने तो ऑफकोर्स बात है कि हमारा पॉलन ग्रेन ख़राब हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी मैंने बढ़ा दी तो पॉलन ग्रेन मेंटेन रहता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑफकोर्स पॉलन ग्रेन को प्रॉब्लम होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो बिल्कुल वेल बिंगली हमारा पॉलन ग्रेन जीवित रहता है। अब देखो कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस में, व्हीट में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, यानी 30 मिनट्स के बाद अगर पॉलन ग्रेन अगर लोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस एंड व्हीट, याद कर लेना एमसीक्यू में से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें राइस और व्हीट की तो इसके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट्स के बाद लूज़ हो जाती है। ठीक है, कुछ मेंबर यानी कुछ फैमिली की बात करें जैसे कि रोजिया, लेगुमिनेसी, सोलानेसी, इनमें क्या होता है कुछ मंथ तक पॉलन की वायबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। अब देखो आपने सुना होगा कि हम सीमेन को या स्पर्म को बहुत सारे एनिमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमन के हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हमें तो स्टोर करना पड़ेगा। लैब वगैरह में देखते हो आईवीएफ वगैरह में, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, जिसमें स्पर्म को पहले से हम तैयार रखते हैं। तो ऑफकोर्स हम उसको स्टोर रखते होंगे तभी तो वो तुरंत इंस्टेंट में काम आता है। स्टोर कैसे करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से एनिमल्स के अलावा प्लांट के भी पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ईजी हो। या फिर अगर हम कोई क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम लागू कर रहे हैं या अलग अलग क्रॉप्स को मिला करके कुछ नई स्पीसीज़ को बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारा ये आ जाता है हेल्प। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन को स्टोर करना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन स्टोर कैसे होगा, तो वही यहाँ पर ट्रिक दिया गया है। अगर हम पॉलन ग्रेन के स्पीसीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखते हैं तो हमारा पॉलन ग्रेन सेफ रहता है। एंड ये सिमिलर होता है जिस तरीके से हम सीड को बैंक करके रखते हैं, यानी सीड को हम उसको रिजर्व करके रखते हैं, उसी तरीके से हम पॉलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। इसीलिए हम इसका नाम देते हैं पॉलन बैंक। क्या कहते हैं, ये देखो लिखा है पॉलन बैंक। ठीक है, तो हमने 1 आवर में मेल पार्ट ख़त्म किया, अब हम फीमेल पार्ट पे आ गए हैं गाइस। ये जो फीमेल पार्ट है ना, इसको हम पिस्टिल कहते हैं या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं या एम्ब्रायोसैक कहते हैं या हम इसको कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, काफ़ी मोटा हो गया ना मतलब ये पेंसिल। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लाइन दिख गई है, जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गैमेटोफाइट की तो जो गैमेटोफाइट होता है ना वो होता है, कहाँ दिया है एवरीवन,
ढूंढ के हाईलाइट तो ज़रूर करा दूँगी गाइस, डोंट वरी। आ गया। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, ये होता है एम्ब्रायो सैक। तो गाइस यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी तो अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन इसको बोल दो कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये होता है एम्ब्रायो सैक। फीमेल गैमेट की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल्स। ठीक है, गैमेट दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। ठीक है, आ जाओ। अगर हम गाइनोस्ट्रम की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स पढ़े थे कि नहीं, याद आया? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, जो स्टिग्मा, देखो अगर हम बात करें गाइनोस्ट्रम की तो गाइनोस्ट्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला मोनोकार्पेलरी एंड दूसरा मल्टी कार्पेलरी। मोनो का मतलब होता है सिंगल कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल। एंड मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिख गया? अब एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। हो सकता है दोनों फ्यूज्ड हो सकता है दोनों फ्री हो। अगर फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, अगर फ्री हैं तो अपोकार्पस। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अगर फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, फ्री हैं तो एपोकार्पस। ठीक है, ठीक है। सिंगल पिस्टल मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा मल्टीकार्पलरी, एक से ज़्यादा हैं तो फ्यूज़ होंगे तो सिनकार्पस और फ्री होंगे तो एपोकार्पस। हर एक पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं या कार्पस में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। स्टिग्मा देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है। स्टाइल एक ऐसा पार्ट होता है जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो स्टिग्मा एंड ओवरी को जोड़ के रखता है। बेसल बल्ज्ड फूला हुआ पार्ट होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन एक आता है MMC एंड PMS, ये एग्जाम्पल्स हैं मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस के। ठीक है, M का मतलब होता है मल्टी कार्पेलरी, मल्टी से याद कला मल्टी कार्पेलरी। M का मतलब होता है माइचेलिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम है, खांसी वाला सीन है। वैसे मैंने एक चीज़ गलत बता दी, खांसी में गलती हो गई। डोंट वरी, ये जो आपका ट्रिक है ना, ये मैम से ट्रिक है, मैम एंड PMS। मैम से ऐसे याद करना, M से हो गया मल्टी कार्पेलरी, दूसरा कलर चेंज करके बताती हूँ, मल्टी कार्पेलरी। A से हो गया एपोकार्पस, एंड M से हो गया, क्या हो गया, मल्टी कार्पेलरी। कैसे, ये तो मैम से माइचेलिया, क्या हो गया, मल्टी कार्पेलरी, ओपोकार्पस एंड माइचेलिया। माइचेलिया इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यही एग्जाम्पल है, हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, ये PMS से याद करना, P से हो गया पपावर, M से हो गया वही मल्टी कार्पेलरी, एंड S से हो गया सिनकार्पस।
अब ये थोड़ा हाईलाइट कर लो, पपावर। एग्जाम्पल देख लो, यहीं पे लिखा हुआ है माइचेलिया का एंड पपावर का। ये देखो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस माइचेलिया एंड ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पपावर। ये एग्जाम्पल है किसका? मल्टी कार्पेलरी का। मल्टी कार्पेलरी में दो चीज़ें आती हैं। मल्टी कार्पेलरी में दो चीज़ें आती हैं, पहला अपो, दूसरा बताओ सिन। क्या? सिन। अपोकार्पस सिनकार्पस। अपो का एग्जाम्पल क्या मैंने याद कराया? मैम पीएम, मतलब इसका सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या याद करा? पीएमएस। यही मैंने याद कराया। अगर हम बात करें प्लेसेंटा के अंदर से ही मेगास्पोरेंजियम आता है। मेगास्पोरेंजियम को आगे चल के ओव्यूल कहते हैं। ये याद कर लेना, नंबर ऑफ ओव्यूल डिपेंड करता है। एक होगा, जैसे कि एग्जांपल में ले लो व्हीट में एंड पैडी मैंगो में एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा, जैसे पपाया और वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। में अगर मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो कैसे बनता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं अंदर, वो देख लो। हमने ऊपर के पार्ट्स देख लिए, अब हम ओव्यूल का पार्ट देखने वाले हैं। ओव्यूल के सबसे अंदर देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे 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 ऐसे। अब यही तुम ऐसे ले गए एंड मैंने यहाँ से लाके ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं सब कुछ डिफ्रेंशिएट करके बना देती हूँ क्या क्या है अंदर। देखो सबसे अंदर क्या है, तो मैं छोटा छोटा लिखूँगी जैसे शॉर्ट फॉर्म में। ईसी का मतलब है एम्ब्रायोसैक, एन का मतलब है न्यूक्लियस, आई का मतलब होता है इनर इंटीग्यूमेंट, और आई का मतलब होता है आउटर इंटीग्यूमेंट। ये जो आपको दिख रहा है बाहर जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से। ये जो आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम तुम देख लो, बहुत इजी डायग्राम है। अगर एक बार आ गया तो सब सही लगेगा तुम्हें। आ जाओ पढ़ाई करते हैं। देखो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। ओव्यूल एक एनाट्रोपस स्ट्रक्चर है, या हम इसको यहाँ पे जो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल, देखो टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, बहुत सारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन हम पढ़ने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। फेमिलियर होंगे। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, मतलब फ्यूनिकल की हेल्प से प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने वाला फ्यूनिकल होता है, ठीक है। अब जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलम। मैं बताते चलूँगी। ये देख रहे हो प्लेसेंटा एंड ये पूरा जो है वो ओव्यूल है। इसको जोड़ने वाला क्या है? फ्यूनिकल। क्या है? फ्यूनिकल। वही हमने फ्यूनिकल के बारे में पढ़ा कि ओव्यूल का स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ता है। दूसरा हमने हाइलम के बारे में पढ़ा जो फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है, इस जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। पढ़ लिया। द बॉडी ओव्यूल का रहता है जो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होता है उसको हाइलम कहते हैं। अब देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, जो हाइलम होता है ये ऐसा जंक्शन होता है जो ओव्यूल एंड फोनिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। हर एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिंग इन्वेलप प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ये जो तुम बाहर का स्ट्रक्चर देखे हो ना, एक आउटर इंटीग्यूमेंट मैंने तुमको दिखाया था, एक इंटीग्यूमेंट बाहर का एक अंदर का, इसको ही एक प्रोटेक्टिंग लेयर माना जाता है। और हर एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्यूमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सर्कुलर फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन टिप पे प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि टिप हमारी माइक्रोपाइल्स कहलाती है। एंड माइक्रोपाइल के अपोजिट में चलाजल एंड होता है एंड बर्सल पार्ट ऑफ ओव्यूल पे प्रेजेंट होता है। देखो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है एम्ब्रायोसैक है, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको दिखाया था ये हमारे पास आउटर इंटीग्यूमेंट है, सॉरी ये जो दिखाई दे रहा है ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये हमारे पास आउटर इंटीग्यूमेंट है। ये प्रोटेक्टिंग लेयर के बीच में ये जो मैं बना रही हूँ ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है?
हर जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इंटीग्युमेंट यहाँ बीच में टिप पे नहीं प्रेजेंट होता, किसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। एंड इसके ही अपोजिट साइड पे बेसल पार्ट पे चलाजल एंड माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्युमेंट के अंदर मास ऑफ द सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल होता है। इसके अंदर एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। क्या लिखा है? यही न्यूक्लियस मैंने तुमको बताया था। न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रेजेंट है, पिंक कलर से मैंने डॉट सा बना दिया, चलो यही बना दिया। इसको ही हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि आखिर अब कैसे बनता है एम्ब्रायो सैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनती है। गाइस हम 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो आ जाओ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर 1, देखो इसको तो तुम हाईलाइट ही कर लो। ठीक है, process of formation of megaspore from megaspore mother cells by the process of megasporogenesis is known as megasporogenesis। ठीक है, अब देखो ओव्यूल जनरली, अब पूरा स्ट्रक्चर मैं तुमको अपने तरीके से समझाऊंगी, फिर तुमको समझाऊंगी डायग्राम के हेल्प से। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास वही ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, इस ओव्यूल के डायग्राम में से हमने क्या किया है, हमने न्यूक्लियस, ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस की एक बड़ी सी सेल निकाल ली, इसी को हमने मेगास्पोर मदर सेल्स कह दिया। ये सेल वैसी है जहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा है। न्यूक्लियस की सेल में डिवीज़न होता है। ठीक है, अंदर की जो न्यूक्लियस होता है ये 2 सेल में डिवाइड करती हैं, पहले 2, फिर वापस से माइटोटिक डिवीज़न होता है, 4 बनती है, 4 से वापस माइटोटिक डिवीज़न होता है। गैस ये वाला सीन तो परफेक्टली मैं बताऊँ तो स्पेशली इन सब से पहले भी एक चीज़ होती है, यहाँ माइटोटिक डिवीज़न होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इस पे हमारे पास माइक्रोस्पोरो कलर चेंज करते हैं, ये हमारे पास सेल होती है, ये दिल, हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। ये क्या है, 4 माइक्रो मैंने बोल दिया एवरीवन, मेगास्पोर टेट्राड्स। इन टेट्राड्स में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, बचा इकलौता एक माइक्रोस्पोर जो आगे बढ़ता है, एंड ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर कहलाता है। कौन से साइड का होता है, तो एम साइड का होता है, लेकिन जो बचता है वो सी साइड का होता है। ठीक है, अब ये बचा, ये सेल वापस से कैरियोगैमी करता है, एंड कैरियोगैमी के बाद ये 2 न्यूक्लियस बनाता है, 2 न्यूक्लियस वापस से कैरियोगैमी करते हैं, 4 न्यूक्लियस बनाते हैं, 4 गैमी वापस से कैरियोगैमी करते हैं, 8 कैरियोगैमी बनाते हैं, एंड यही 8 कैरियोगैमी वापस से एक प्यारे तरीके से सिचुएट हो जाते हैं, एंड इसी को हम फेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रायो सैक। देखो गाइस मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिंपली तुमको डिफ़ाइन कर दिया है, यही पूरा साइकिल चलता है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट अच्छे से बता दूं, ये ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल है। ठीक है,
ओव्यूल में के एक न्यूक्लियस सेल से, इन न्यूक्लियस सेल से जो सबसे दमदार सेल होती है, बड़ी सी सेल होती है, उसको निकाल करके उसको मम्मी सेल बना देते हैं। मम्मी सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइटोटिकली या मियोटिकली, मियोसिस के थ्रू हम मेगास्पोर्स बनाते हैं। मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं एंड बचा एक फंक्शनल मेगास्पोर जो चलाजल एंड का होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस से हमने निकाला था ये कौन से एंड में था, माइक्रोपाइल एंड पे। ठीक है, अब देखो निकल गया। अब एक सेल जो फंक्शनल बचा हुआ था उसमें कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी का मतलब होता है सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ। तो मैं इसको लिख दूँ, सिर्फ कैरियोगैमी हुई। क्या लिखना था, सिर्फ के से मतलब कैरियोगैमी, के से मतलब कैरियोगैमी, के से मतलब कैरियोगैमी। लेकिन कैरियोगैमी और साइटोगैमी दोनों हुई यहाँ पे। वी विदाउट साइटो, वी का मतलब है विदाउट, डब्ल्यू का मतलब विदाउट साइटोगैमी। साइटो हर जगह लिख देती हूँ गाइस, तो मैं समझ में आएगा। ठीक है, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8 और 8 सेल डिवाइड कर गए। ऊपर जो चलाजल एंड है यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स बन गए, एंटीपोडल सेल्स बन गए। बीच में जो सेल बना इसको पोलर न्यूक्लियाई कह दी हमने, पोलर न्यूक्लियाई कह दी हमने। ये जो 2 ठो बना इसको सिनर्जिड सेल कह दिया मैंने, सिनर्जिड सेल कह दिया मैंने। बीच में जो बचा इसको मैंने एग की सेल कह दिया। इसको ज़्यादा मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहती, मैंने सिर्फ तुमको डिफरेंशिएट करके बता दिया। समझ में आ गई बात। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रायो सैक कहने लगे। अब यही को हमें पढ़ना है। तो देखो मैंने डायग्राम से बता दिया, पूरा इजी है गाइस। देखो ओवली सबसे पहले क्या हुआ, जनरली हमने न्यूक्लियस की माइक्रोपाइलर की एंड से हमने एक सेल को निकाल लिया, हमने एक सेल को निकाल लिया जिसको हमने माइक्रो मम्मी सेल बना दिया, माइक्रोस्पर मदर सेल्स बना दिया। उस मदर सेल को हमने कहाँ से निकाला था, न्यूक्लियस से निकाला था। न्यूक्लियस सेल से निकालने के बाद जो लार्ज सेल थी जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट था और प्रोमिनेंट बहुत सारा न्यूक्लियस था, उसको हमने मियोसिस डिवीज़न कराया और मियोसिस डिवीज़न के बाद 4 तरीके के मेगास्पोर्स बनाए। 4 में से 3 जो होता है वो गायब हो गया, एक बचता है। ठीक है, कौन से एंड से बचता है, चलाजल एंड से बनता है। अब क्या है, माइक्रोस्पोर क्यों मियोसिस किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें डाइप्लॉइड नहीं हाइप्लॉइड क्या चाहिए था, मेगास्पोर्स चाहिए था। अब एम्ब्रायो सैक देखो कैसे बनता है। अभी यही जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर था, बाकी तो 3 डीजनरेट हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा हमने उसको ही आगे चलने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक बना दिया। अब देखो हुआ क्या, जो ये प्रोसेस है जहाँ से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बना उसको मोरोस्पेरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। अब देखो न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल क्या होनी चाहिए, 2n, सॉरी। तो देखो हमने यही देख लिया कि न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल डाइप्लॉइड होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की डाइप्लॉइड होगी क्योंकि इसमें मियोटिक डिवीज़न हुआ है। लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा एंड साथ ही साथ फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी लेवल भी हैप्लॉइड होगी। ठीक है, अब देखो लेट अस लुक अबाउट द, वही चीज़ है, डायग्राम सब कुछ वही है। न्यूक्लियस की हमने एक फंक्शनल मेगास्पोर लिया, माइटोटिक डिवाइड किया, हमने क्या किया, 2 न्यूक्लियर बनाए, दोनों अपोजिट की तरफ चले गए। ठीक है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक कह दिया। फिर उसी बाद हमने 4 बनाए, फिर 8 बनाए। ठीक है, अब 8 किस तरीके से अरेंज हुए वो देख लो। इसी 8वें को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। 8 में से 6 जो होते हैं
सेल वॉल से सराउंड हो गए, 2 न्यूक्लियाई बीच में इकट्ठा हो गई, 3 जो रहते हैं चलाजल एंड माइक्रोपाइरल एंड में चले गए, ठीक है। टिपिकली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एम्ब्रायो सैक, लाइक टिपिकली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायो सैक्स होते हैं, वो मैच्योरिटी पे 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं। देखो इसे एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास है, ये गाइस मैं इसी में समझा दूँ आप लोगों को। ये कुछ इस तरीके से होता है ना, तो क्या बोला है 7 सेल्ड। 7 सेल्ड मतलब अब सेल की बात करें तो देखो एक बड़ा वाला सेल हो गया, ठीक है, एक ये बड़ा वाला सेल हो गया, दूसरा ये वाला सेल हो गया, तीसरा ये वाला सेल हो गया, चौथा ये वाला सेल हो गया, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये। तो ये 7 सेल तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमने 7 सेल की काउंट की। यहाँ 8 न्यूक्लिएटेड की बात हो रही है, तो एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, 2, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एंड आठवां, 8 न्यूक्लियाई क्या है, 8 न्यूक्लियाई है एंड 7 सेल्ड है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये बना है।